नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसका कानून की किताब में कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्कैमर्स हैं वो देश के मासूम और भोले भाले लोगों को अपने स्कैम का शिकार बना रहे हैं। और अपने इस मंसूबों में वो कामयाब सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन मासूम लोगों को कानून के बारे में जानकारी है ही नहीं। फिर चाहे वो किसी घर की आम गृहिणी हो, किसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र या छात्रा हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, इनमें से किसी को भी ये स्कैमर्स डिजिटल स्कैम के नाम पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। जो भी इनके हत्थे चल रहा है उससे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनलों पे और अखबारों में भी इस तरीके की घटनाएं जरूर देखते या सुनते तो होंगे ही कि फलाने को डिजिटल अरेस्ट करके इतने पैसे वसूल कर लिए गए, या दिखाने को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उससे इतने रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। शुरुआत में जो पीड़ित व्यक्ति होता है इन स्कैमरों के द्वारा उसको इस तरीके से डराया जाता है कि डर के मारे वो उनकी मुंह मांगी रकम ट्रांसफर कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि ये तो उसके साथ स्कैम हो गया और वो कानून का सहारा लेता है, तब उसे पता चलता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का तो कोई कानून में शब्द है ही नहीं। तो ऐसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उनको सजा कहां से मिलेगी। इस तरह की घटनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला डिजिटल अरेस्ट 65 साल की महिला के साथ किया गया, जिसे कि स्कैमरों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 5 दिनों तक उसी के घर में बंद करके रखा। इन सभी स्कैमरों में से एक व्यक्ति ने अपने आप को सीबीआई का इंस्पेक्टर बताते हुए उस 65 वर्षीय महिला से 5 दिनों में 46 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा 30 सितंबर को आगरा की रहने वाली मालती शर्मा को उसके व्हाट्सएप नंबर पर 8 मिनट में 10 बार कॉल आती है, जिसमें कि स्कैमर अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर उस महिला से कहता है कि आपकी बेटी को किसी संगीन मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आपने 1 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर नहीं करे तो उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अब इतना सुनते ही मालती शर्मा ने 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करके तुरंत उनके बताए हुए अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इस बात से उन्हें इतना सदमा लगा कि 4 अक्टूबर सन 2024 को उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मरने से पहले मालती शर्मा के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के अनुसार जिस व्यक्ति ने उसे कॉल किया था उसने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन रखी थी और अगले 4 घंटों तक उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। और ये तो डिजिटल अरेस्ट की छोटी मोटी घटना है। डिजिटल अरेस्ट की सबसे बड़ी घटना हमारे भारत देश में तब घटी जब वर्धमान ग्रुप के कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उससे 7 करोड़ रुपए एक्यूज ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जी हाँ साथियों, वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल वर्धमान ग्रुप के एक उच्च कर्मचारी हैं। उनको डिजिटल अरेस्ट करने वाले आरोपी ने उनको फोन करके बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है और उनके नाम का सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी है और उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के भी ऑर्डर उसके पास हैं। इसी से संबंधित कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उस एक्यूज ने एसपी ओसवाल को भी भेजे और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर एसपी ओसवाल को उस पर भरोसा हो गया। जिसके बाद इन साइबर ठगों ने एसपी ओसवाल को अगले 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इनसे इस मामले को निपटाने के लिए 7 करोड़ रुपए की मोटी रकम वसूल कर ली। इसी तरह से दिन प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट की कहानियां और घटनाएं लगातार सुनने में आती जा रही हैं। ये सभी साइबर ठग देश के आम जनता को, भोली भाली जनता को जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट कर रही हैं और उनसे उसके बदले मोटी अच्छी खासी रकम वसूल कर रही हैं। और इस डिजिटल अरेस्ट नाम के खेल में बात सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में कई पीड़ित ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान से भी हाथ धो दिया। और साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आप किस तरीके से इससे अपनी जान बचा सकते हैं। साथियों, इस डिजिटल अरेस्ट में जो स्कैमर होता है वो अपनी कॉलर आईडी में किसी ऐसे पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे कि सामने वाले को ये लगता है कि ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है। फिर वो पुलिस से संबंधित भी हो सकता है, आईबी से संबंधित भी हो सकता है, सीआईडी से संबंधित भी हो सकता है और ईडी से संबंधित भी हो सकता है। अब इनके द्वारा जब डिजिटल अरेस्ट करने के लिए पीड़ित को कॉल की जाती है तो पीड़ित को अलग अलग वाक्य बताए जाते हैं। जैसे किसी से कहा जाता है कि आपके नाम का एक पार्सल मिला है जिसपे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस मेंशन है और उस पार्सल में गैर कानूनी चीजें पाई गई हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद जो आम आदमी होता है वो पूरी तरीके से डर जाता है और इनके झांसे में आ जाता है। इसके अलावा ये स्कैमर कई बार फोन करके ये भी कहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है जिसकी वजह से उसे हमने अरेस्ट करके रखा है। अगर आप इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो इतने पैसे आपको देने होंगे। अब इस तरीके से सुनकर भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति चिंता में आ जाता है और इनकी बातों पे भरोसा करके अपने आप को इनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट करवा के मुंह मांगी रकम इनके खाते में ट्रांसफर कर देता है और इनकी बातों को, इनकी मुंह मांगी रकम इनको ना देने के बदले में ये लोग उसको इस तरीके से धमकाते हैं कि अगर आपने ये पैसे हमारे कहने पे ट्रांसफर नहीं किए तो आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपके लोगों को और आपको भी पकड़ के
जेल में डाल देगी। अब इनके इस तरीके से धमकाने के कारण ज्यादातर लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इनके बताए हुए अकाउंट नंबर पर इनकी मुंह मांगी रकम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बातों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते, तो उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये हमारे देश में विकसित विज्ञान का उपयोग करते हैं, मतलब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो एक कंप्यूटराइज किसी भी व्यक्ति की आवाज को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति जिससे वो पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि आपके घर में जो सदस्य है उसको हमने अरेस्ट कर रखा है, तो वो उस व्यक्ति की आवाज को फोन के द्वारा उसे सुनाते हैं। हालांकि ये आवाज पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस होती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस आवाज को सुनकर उसकी बात पर भरोसा कर लेता है कि हाँ वाकई ही मेरे परिवार के सदस्य को इन्होंने अरेस्ट कर रखा है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है इन जैसे अपराधियों के मंसूबों को कामयाब होने का। लेकिन इस तरह का स्कैम हो जाने के बाद जब मुद्दई को पता चलता है कि उसके साथ गलत हुआ है, एक स्कैम हुआ है, और इस बात की सूचना वो पुलिस अधिकारियों को देता है, तो वहाँ पर भी उसकी इस शिकायत को कोई एंटरटेन नहीं करता, कोई रजिस्टर नहीं करता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ऐसे में पुलिस वालों को चाहिए कि इन मामलों की गंभीरताओं को समझते हुए मुद्दई की कंप्लेंट को तुरंत एक्सेप्ट करके उसे रजिस्टर करना चाहिए, और जो भी ऐसे साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉडी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के नागरिक कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखकर इस तरीके से होने वाले साइबर स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहले तो उनके फोन पे कोई नंबर अगर आता है और उसके स्टार्टिंग में 91 होता है तो इसका मतलब वो भारतीय नंबर है, तो ऐसे फोन को वो उठा सकते हैं। ऐसे फोन नंबर पे अगर कोई स्कैमर आपके साथ इस तरीके की बात करता है, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर को ट्रेस कर पाना भी भारतीय एजेंसियों के लिए आसान होता है क्योंकि ये भारतीय नंबर होते हैं। लेकिन आपके फोन पे कोई ऐसी अननोन कॉल आती है जिसके नंबर की स्टार्टिंग में 92 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पाकिस्तानी नंबर है और आपको इस तरीके का नंबर बिल्कुल भी नहीं उठाना। और अगर इस तरीके के नंबर से आपको कोई मैसेज या मेल आता है तो उसको भी आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना है। पुलिस को सूचना देने के लिए आप 112 पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1030 नंबर पे कॉल करके अपनी कॉल को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। ये साइबर क्राइम विभाग का नंबर है। और अगर आप इस तरीके की कोई कॉल उठा भी लेते हैं तो आपको उसको अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी, जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपने फैमिली मेंबरों के बारे में, अपने मेल के बारे में, अपने फोन नंबर के बारे में या अपने अकाउंट के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। चाहे सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कोई पुलिस अधिकारी बताए, आईबी अधिकारी बताए, सीआईडी अधिकारी बताए या इनकम टैक्स अधिकारी बताए, किसी भी अवस्था में ये इंफॉर्मेशन आपको उनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। फिलहाल अभी हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए यही मात्र कुछ उपाय हैं। इनमें सबसे पहला आपको जागरूक रहना होगा और वीडियो में बताए गए मेरे द्वारा जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना होगा, तो ही आप किसी साइबर फ्रॉड की डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई से बच सकते हैं। और अगर इस तरीके का कोई भी फ्रॉडी आपको कोई कॉल करता है, आपको अपने झांसे में लेकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि तुरंत उस नंबर की सूचना, उस कॉल की सूचना अपने संबंधित थाने में या 112 नंबर पर डायल करके या फिर 1030 साइबर क्राइम विभाग में कॉल करके दर्ज करवाएं, ताकि समय रहते उन जैसे अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को आप अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।